Hello students, hope you all are well. I am Dr. Ruby. In today's session we will discuss about Old English period, or we can say Anglo-Saxon period. But before going into its literature, uh, let's first discuss about social political background of that era. तो जैसा कि आप लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो इस लेक्चर को मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिलीवर करूँगी, जिससे आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। और जब मैं ये लेक्चर समाप्त करूँगी तो आपके साथ पीपीटी शेयर करूँगी। उसमें मैंने जो भी कुछ बताया है वो पॉइंट आउट करके रखा हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो आपको हेल्पफुल होगा इन योर studies. So initially it is called Britain and केल्ट जाति के लोग उसमें रहते थे, बट रोमन्स आए और उन्होंने उन्हें डोमिनेट किया, और जो अदर जर्मेनिक ट्राइब्स थी देर तक रोमन्स वहाँ पर रहे। उन्होंने उसे अदर जो इन्वेडर्स थे उनसे बचा के रखा, बट जब रोम में आक्रमण हो जाता है तो रोमन्स को वापस रोम लौटना होता है, और वो 410 के अराउंड इंग्लैंड को छोड़ देते हैं, और इंग्लैंड फिर से वल्नरेबल हो जाता है इन्वेडर्स के लिए। तो देयर वर 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। दे इन्वेड ब्रिटेन, एंड जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड शुरू होता है वो 3 जर्मेनिक ट्राइब के इन्वेजन से होता है। वो ट्राइब थी एंगल्स, सेक्शन और यूट्स। एंगल्स जर्मनी के एंग्लन क्षेत्र से आए थे, और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ा। सेक्शंस जर्मनी के नीदरलैंड के सेक्सनी से आए थे। जूट डेनमार्क के जटलैंड प्रायद्वीप से वहाँ पर आए थे। एंग्लो सैक्सन पीरियड की टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये 5th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ यानी 450 से लेकर 1066 तक रहता है। बिकॉज 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग्स का बैटल होता है, जिसमें विलियम द कॉन्क्वरर ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक नॉर्मन फ्रेंच राजा था, इंग्लैंड पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो वहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड फिनिश हो जाता है और शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश पीरियड की 1066 से लेकर 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश पीरियड आपका रहता है। जेफरी चौसर, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, वो इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं, और उनका लाइफ स्पान है 1340 to 1400, और वही इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की नींव भी रखते हैं। There were 4 dialects at that time: Northumbrian in North England and southeastern Scotland, Mercian in central England, and Kentish in southeastern England. And last one is West Saxon in southern and southwestern England. 7 kingdoms are created across Britain at that time, because there were 3 tribes. सेक्शंस थे, यूट्स थे और एंगल्स थे, तो उस टाइम पर ब्रिटेन छोटे छोटे काफ़ी सारे किंगडम्स में बट गया था। इट इज़ ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ सेंट ऑगस्टीन फ्रॉम रोम लैटिन अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन England, and Anglo-Saxon started to convert into Christianity during. Now let's discuss the notes which I have prepared for you. The earliest non-English poet Edhelm wrote in English, but only his Latin works survive.
जो ओल्ड इंग्लिश के अर्लीस्ट पोएट माने जाते हैं वो एड हेरम हैं। उन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में, ओल्ड इंग्लिश में और लैटिन में लिखा था, बट ज़्यादातर जो उनके वर्क अभी एग्जिस्टेंस में हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सेंट बेट, also known as Venerable Bede, both a poet and Britain's first great historian, survives almost entirely in Latin, with barely a few lines of his Old English poetry still in existence. सेंट बेट एक पोएट होने के साथ साथ फर्स्ट हिस्टोरियन भी थे, और उनकी कुछ ही लाइन हमें ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो वर्क है उनके लैटिन में लिखे हुए हैं, वही उनका एग्जिस्टेंस ही हमें देखने को मिलता है। द मैन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज किंग अल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स। ही ट्रांसलेटेड मैनी बुक्स इनटू ओल्ड इंग्लिश हिमसेल्फ फ्रॉम द लैटिन। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को सबसे ज़्यादा फ्लोरिश करने में अगर किसी ने योगदान दिया है तो वो किंग अल्फ्रेड हैं। उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स को, बुक्स को लैटिन से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। वन ऑफ द बुक्स दैट अल्फ्रेड हैड ट्रांसलेटेड वाज बेड्स हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम, which became the ecclesiastical history of the English people. Alfred also initiated the Anglo-Saxon Chronicles, a series of annual diaries recording the key events of the year, and distributed this around the country. उन्होंने बेडे की जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है उसे ट्रांसलेट किया है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो। इसमें क्या किया जाता था कि इंग्लैंड में होने वाले जो इवेंट्स थे उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था और इसको फिर पूरे ही कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट वो कराते थे। इसके अलावा जो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल की इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी है क्योंकि ये एक लिंक है बिटवीन ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। Alfric, a monk in Darcel, composed a series of texts that made up lives of the saints and Catholic homilies. He was also known as Grammaticus because Alfric produced a book about grammar, one of the earliest attempts to standardize of codify the English language. Alfric को फर्स्ट ग्रामेरियन हम कह सकते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले प्रयास किया था इंग्लिश लैंग्वेज को कोडिफाई करने में। और उनके जो टेक्स्ट हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो मोस्ट फेमस हैं, वो है लाइव्स ऑफ द सेंट्स एंड कैथोलिक होमिलीज। वुल्फस्टन आल्सो प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्क्स, chief among them his Sermon of the Wolf to the English. Bede, Alfric, and Wulfstan were all leading figures both in the church and Old English literature. It's no coincidence, for the church was the repository and disseminator of everything literate. मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जितने भी ऑथर्स हुए हैं वो ज़्यादातर मॉन्क्स और प्रीस्ट ही थे, क्योंकि उस टाइम पर वही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे और उन्होंने ही ज़्यादातर वर्क, लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किए थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो वो ये तीनों बेड, अल्फ्रिक और वुल्फस्टन केवल चर्चमैन लीडिंग फिगर नहीं थे, बल्कि वो एज ए ऑथर भी लीडिंग फिगर थे ड्यूरिंग ऑल इंग्लिश पीरियड। बेड्स ट्रीटाइस रिटन इन 725 डी Return Temporum on the reckoning of time advanced the 80 method of calculating the time in years, which the Christian world still uses today. जो क्रिश्चियन लोग आज भी यूज़ करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एडी मेथड, वो बीडे ने ही अपने वर्क डी रेशन टेम्पोरम में इंट्रोड्यूस किया था। Most of the surviving literature written in all English is Christian in orientation. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि जब सेंट ऑगस्टीन रोम से इंग्लैंड में आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो ट्राइब्स थी, जर्मनिक ट्राइब्स थी, उनको क्रिश्चियनिटी में
कन्वर्ट किया था और वहीं से जो वो ओरल फॉर्म थी लिटरेचर की उसने रिटन शेप लेना शुरू कर दिया था। Caedmon's hymen is a prayer of devotion to God. His legend was recorded by Bede in his ecclesiastical history. केडमंस की जो हाइमन है वो गॉड को उन्होंने एज ए प्रेयर लिखे हैं और वो रिकॉर्ड किए थे बीडे ने अपने वर्क एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में। द ड्रीम ऑफ द रूड टेल्स ऑफ एन इंस्पायरिंग डिवोशन टू जीसस। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर लिखा गया था वो ज़्यादातर प्रीस्ट्स ने ही लिखा था, तो इसलिए वो ज़्यादातर आपको हाईली रिलीजियस थीम्स उसमें देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा उदाहरण है उसका द ड्रीम ऑफ द रोड। Gospels became warlike stories with mighty heroes performing honorable deeds। जो गॉस्पल थे वो धीरे धीरे चेंज हो गए थे किसमें, वारलाइक स्टोरीज में, एपिक स्टोरीज में, जैसे कि बेवुल्फ आपने जो सुना होगा नाम, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। फेमस वर्क रिटन इन ओल्ड इंग्लिश, बेवुल्फ shows how the template of the Christian religion accommodate the everyday heroic culture of Britain at that time। बेवुल्फ में क्या दिखाया गया है कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो जो ब्रिटेन का उस टाइम का कल्चर था उसके साथ कैसे एकोमोडेट करता है। बेवुल्फ इज ए बहुत ही वॉरियर ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग फियर्सनेस हु ऑनर्स हिज लॉर्ड। देखो बेवुल्फ में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। एक तो वो एक हीरोइक पर्सनालिटी है, एक योद्धा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फियर्सनेस वाला एक्रोस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके हार्ट में कंपैशन नहीं है। बट आल्सो ए क्रिश्चियन हीरो, वो सिर्फ वो हीरो ही नहीं है बल्कि वो क्रिश्चियन हीरो है। कंसिडरेट टू द वीक एंड चैरिटेबल टू द नीडी, जो कि जो वीक पीपल हैं उनके प्रति कंसिडरेट भी है और जो नीडी है उनके प्रति वो चैरिटेबल भी है, मर्सी भी वो शो करता है। तो उसमें दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं क्रिश्चियन हीरो और उस टाइम का जो कल्चर था ब्रिटेन का वो बेवुल्फ में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है। As a Norman, William had a Viking heritage. When he took the charge of England, he brought with him both a French language and French culture. While Latin was still the language of church, the official language quickly became French and it remained so for the next 300 years. Under these conditions, Old English literature all but disappeared in its written form. 1066 में जो विलियम है वो इंग्लैंड का चार्ज उन पर आ जाता है, किंग बन जाते हैं। तो वो एक वाइकिंग्स थे और एक नॉर्मन थे और वहीं से आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे ही वो थ्रोन एक्वायर करते हैं, वो अपने साथ ना केवल फ्रेंच लैंग्वेज लाए थे बल्कि फ्रेंच कल्चर लाए थे। हालांकि उस टाइम पर जो चर्च की लैंग्वेज थी वो लैटिन ही रही, लेकिन जल्दी ही जैसे ही उन्होंने थ्रोन एक्वायर किया जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच बन गई और आने वाले 300 ईयर्स तक फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेज रही। तो इस तरह की सर्कमस्टांसिस में, इस तरह की कंडीशंस में जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है वो उसकी जो रिटन फॉर्म है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर होनी शुरू हो गई थी। Almost overnight, Old English was displaced as the language of the ruling class in favor of a form of Germanic French known as Norman French। ये समझिए कि जैसे ही उन्होंने थ्रोन एक्वायर किया तो ओवरनाइट ही जो ओल्ड इंग्लिश थी वो लैंग्वेज डिस्प्लेस हो गई थी। किसके द्वारा? नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज के द्वारा। जो रूलिंग पीपल थे वो नॉर्मन फ्रेंच को यूज़ करते थे। लैटिन कंटिन्यूज एज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, मोनेस्ट्रीज थी, चर्च थे, वो उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज रही वो लैटिन ही थी, ना कि नॉर्मन फ्रेंच। दिस स्ट्रेंज सिचुएशन इन विच द रूलिंग एलिट conducted their daily lives in one language while the masses conducted theirs in another
inevitably produced not only a large number of bilingual households but also a compromised language. जब दो लैंग्वेज का फ्यूजन होता है तो एक स्ट्रेंज सी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जिसमें क्या था, जो एलिट ग्रुप के पीपल थे, जो रूलिंग पीपल थे, वो अपनी दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि नॉर्मन फ्रेंच थी, और जो मासिस थी, जो प्रजा थी, वो अपनी जो लोकल डायलेक्ट थे उन्हें यूज़ करते थे। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो बहुत सारे पीपल क्या हैं कि बाइलिंगुअल हो जाते हैं, और जो वो लैंग्वेज अराइज होती है इस सर्कमस्टांसिस से, वो एक कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज होती है जिसमें दोनों ही लैंग्वेज का, फ्रेंच का और इंग्लिश का समावेश था। This compromise language which was only produced over a period of several hundred years, जो ये ओल्ड इंग्लिश है वो ऑल ऑफ सडन नहीं अराइज हो गई। जो ये कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज थी उस टाइम की, वही काफ़ी सारे बाद, सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स के बाद, अपने जो वर्तमान में जिसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है उस फॉर्म में एग्जिस्ट हुई। is what we now refer to as Middle English, the language of Chaucer. The coming of Norman French and Old English also led to the introduction of thousands of French words into language, many of which are still with us today. नॉर्मन फ्रेंच के पीपल्स के आने से जो ऑल इंग्लिश थी उसमें काफ़ी सारे जो फ्रेंच वर्ड थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, और उन्हें आज भी हम यूज़ करते हैं। द नॉर्मन्स not only brought new words to the English language, they also brought new literary form to English literature। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये नाउ नहीं है, न्यू है। नॉर्मन्स अपने साथ ना केवल लैंग्वेज लेकर आए थे एक नई, बल्कि एक नई लिटरेरी फॉर्म भी वो अपने साथ में लेकर आए थे। द डोमिनेंट न्यू जानर रिप्लेसिंग एपिक्स लाइक बेवुल्फ वाज द रोमांस। जो वो न्यू लिटरेरी फॉर्म थी वो थी रोमांस, जिसने डिस्प्लेस कर दिया था किसको, एपिक्स को, वार लाइक एपिक्स को, जस्ट लाइक बेवुल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी पेशेंटली। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करने वाली हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स।